सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विदेश नीति के विशेषज्ञ पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें इंडिया रूस सालाना समिट में भी शामिल होंगे। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में अब मेरे साथ जुड़ गए हैं पूर्व एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत, जो राष्ट्रपति पुतिन के दौरे और भारत रूस आपसी संबंधों की अहमियत पर बात करेंगे। अनिल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अनुभा जी। अनिल जी, दिसंबर 2021 के बाद यह राष्ट्रपति पुतिन का पहला भारत दौरा है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात में ये कितना अहम है और क्या आपको इस दौरे की टाइमिंग में कोई खास बात दिखती है? जहाँ तक ये एनुअल समिट्स है, ये 23वीं एनुअल समिट है 25 साल में, और 2 साल बीच में नहीं हुआ। एक तो पैंडेमिक की वजह से, और दूसरा अभी लास्ट टाइम प्रेसिडेंट पुतिन जो है, अब एक गैप हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी लास्ट टाइम गए हुए थे वहां पर। तो जहां तक ये बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मीटिंग्स नहीं हुई हैं। जैसा हमें मालूम है, तियानजिन में, कजान में, जगह जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की जो मीटिंग्स हुई हैं, उसमें भी सब बड़ी बड़ी बातें डिस्कस हुई हैं। लेकिन इस फॉर्मेट में, इस वक्त में ये जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत और रूस के रिश्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि दुनिया में रशिया चेंज हुआ, इंडिया चेंज हुआ, वर्ल्ड चेंज हुआ, लेकिन जो रिलेशनशिप भारत और रशिया के बीच में है वो एक कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, एक ट्रस्टेड पार्टनरशिप है। और खास तौर से इस समय जब वर्ल्ड में पूरा यूनिलैटरलिज्म एक तरह का चल रहा है, प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, ट्रस्टवर्दीनेस खत्म हो गई है, तो ऐसे में एक ट्रस्टेड पार्टनर बहुत आवश्यक है और बहुत ज्यादा एक दूसरे के इंटरेस्ट को म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ में मानते हैं। तो चाहे वो ब्रिक्स के अंदर हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो, बायलैटरल में हो, क्रिटिकल एरियाज में, डिफेंस, सिक्योरिटी, हर तरह से भारत और रूस के रिश्ते बढ़ते रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जब दोस्त होते हैं तो उनके साथ आप फ्रीली बात भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त का मतलब होता है कोई दोस्त दूसरा अगर ठीक तरह से नहीं समझ रहा है तो उसको समझा भी देते हैं। तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। उनको जब कहा कि ये युद्ध जल्दी खत्म होना चाहिए, दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, कोई सोल्यूशन बैटलफील्ड पर नहीं मिल सकता है। तो इस तरह की जो एक, मैं समझता हूँ, एक दूसरे के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है, वो बड़ी रेयर होती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में, और वो भारत और रूस के बीच में है। रूस और भारत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और आज भी नए नए आयाम जो है अपनी रिलेशनशिप में बना रहे हैं। जो चाहे भले दुनिया में किसी भी तरह का हम एक उथल पुथल देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रिश्ते जो है बहुत स्ट्रांग है, और इस विजिट के बाद और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि नए नए आयाम निश्चित होंगे। जी, आप नए आयामों की बात कर रहे हैं, तो नई दिल्ली और मॉस्को के बीच बातचीत जो होगी, उनमें किन खास मुद्दों पर बात हो सकती है? देखिए, एक तो विजन स्टेटमेंट टाइप का कि आगे हमें किस तरह बढ़ना है 25 साल। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी को किस तरह हम लॉन्ग टर्म के बीच में करें। तीसरा ये है कि ट्रेड डेफिसिट जो भारत और रूस के बीच में काफी बढ़ गया है। आपको पता है कि लगभग $68 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ $5 बिलियन है। तो किस तरह से उसको कम किया जाए, कैसे भारत के आयात को और निर्यात को बढ़ाया जाए। और ये बातें दोनों तरफ के, रूस की टीम भी और भारत की टीम भी, दोनों इस बात में लगे हुए हैं। नए नए एरियाज को इंडिया रशिया बिजनेस फोरम हो रहा है। किस तरह से रूस का जो इतना ट्रेड सरप्लस है, क्या हम उसको भारत के किसी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर में, मेक इंडिया प्रोग्राम के अंदर में उनको इन्वेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी बातें होंगी। दूसरा, सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन हमारे बीच में काफी स्ट्रांग है, उसके बारे में बात होगी। दोनों जगह इन्वेस्टमेंट, फर्टिलाइजर सप्लाईज के लिए लॉन्ग टर्म वो बात हो सकती है। नए प्लांट लगाने की बात हो सकती है, जैसे अभी बात हुई है कि शायद इंडियन पोटाश लिमिटेड शायद कुछ करेगी वहां पर। इसी तरह स्पेस के बारे में कॉर्पोरेशन, जैसे भारत भी सोच रहा है किस तरह से स्पेस स्टेशन की बात करें, कैसे कमर्शलाइजेशन हो, और न्यूक्लियर में किस तरह से स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर और डंकिंग टाइप के और प्रोजेक्ट्स जो है वो बने। और उसके बाद मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, कनेक्टिविटी, जैसे हमारे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, कैसे उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि भारत कहता है कि जो ईरानियन पोर्ट चबहार का है वो भी उसके अंदर पूरी तरह शामिल हो जाएगा।
दूसरा है चेन्नई और व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर के बारे में, जिसको प्रधानमंत्री मोदी के विजिट में तब माना गया था, तो उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए। और वो इम्पोर्टेंट हो जाती है नॉर्दर्न सी रूट और आर्कटिक में, क्योंकि नेक्स्ट एरिया ऑफ कॉन्टेस्टेशन जो होगा वो होगा आर्कटिक, क्योंकि बहुत रिच है और इस वक्त स्नो मेल्ट हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये सारे एरियाज। और लास्टली मैं कहूंगा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है पीपल टू पीपल कनेक्ट। तो किस तरह से कल्चरल कोऑपरेशन, कैसे एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन का पता लगाना। रशिया ने जैसे आरटी का, उनका रशियन जो टुडे टेलीविजन चैनल है, उसका एक ऑफिस यहाँ बना रहे हैं, और इसी तरह शायद भारत के लोग कुछ करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि उनको चाहिए काफी वर्क फोर्स अलग से, बहुत बिल्कुल हाईली टेक्निकल एज वेल एज दूसरी, तो उसके बारे में कैसे कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट उसके बारे में बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कोई माइग्रेशन मोबिलिटी टाइप का एग्रीमेंट भी साइन होता है। जी, आपने जो बातें कही, जो मुद्दे आपने बताए कि इन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, उसमें एक आपने बात कही कि जो ट्रेड डेफिसिट है दोनों देशों के बीच, तो एक तो मैं आपसे इस पर बात करना चाहूंगी। और एक और इम्पोर्टेंट जो मुझे मुद्दा लगता है वो है भारत और रूस के रक्षा संबंधों के बारे में। तो पहले बात अगर हम आर्थिक संबंधों की करें, तो जैसे कि आपने खुद कहा कि भारत और रूस के बीच आपसी व्यापार इस वक्त 68.7 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है, और लक्ष्य ये है कि 2030 तक इसको 100 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाना है। कौन से वो सेक्टर्स हैं हमारी अर्थव्यवस्था के जो इस लक्ष्य को पाने में मदद कर सकते हैं? टाइम यह था कि हम 10 बिलियन डॉलर का रफली 2022 तक कोशिश करते थे किस तरह 10 बिलियन टच हो जाए। फाइनली 13 बिलियन हुआ, और उसके बाद अचानक, और बिगेस्ट टारगेट था हमारा 30 बिलियन डॉलर का। लेकिन अचानक ये जिस तरह के वॉर के बाद और एनर्जी सिक्योरिटी के बाद आज हमारा ट्रेड लगभग 68-69 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ऐसे में हम चाहते हैं बस इसको 100 बिलियन डॉलर ले आना। 100 बिलियन डॉलर तक ले आना बड़ा आसान होगा अगर इसी तरह की ट्रैजेक्टरी चलती रही। हालांकि हमारे पास इंटरनेशनल प्रेशर भी काफी है उसमें एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर सपोर्ट करने के लिए। लेकिन भारत के देखिए जो चीजें हैं हमारे पास, फार्मास्यूटिकल्स के बारे में है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है, इंजीनियरिंग मशीनरी के बारे में है, माइनिंग इक्विपमेंट के बारे में है, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज ये कि हमारे जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उनका भी काफी स्कोप है। तो ये सारे एरियाज के अंदर हम फोकस कोऑपरेशन करें तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक ये गैप उसका खत्म हो जाएगा। हमारी जो कंपनीज है वो बहुत कई बार डरती भी हैं ये सोच के कि सैंक्शंस चल रही हैं रशिया के ऊपर इतनी, तो इसलिए कैसे काम करें। तो उसके लिए भारत सरकार को भी उनके कोई प्रोविजन बनाना पड़ सकता है ताकि उनको किसी तरह की हेल्प दी जा सके। और लास्टली बड़े बिग टिकट आइटम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम जो है इसको किसी ना किसी तरह से एक ऐसे स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने चाहिए दो देशों के बीच में, जिसको कि हम कहें कि यूनिलैटरल सैंक्शंस जैसे अमेरिका की हैं उनको कैसे हम रिटर्न कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं, स्टंट कर सकते हैं। तो वो बायलैटरल हो जिसमें रशिया रूबल और रूपी रूबल ट्रेड हो, और जिसके अंदर डायरेक्ट दो कंट्रीज के बीच में। तो इस तरह का अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली है बहुत फर्क हो जाएगा। तीसरी चीज यह है इम्पोर्टेंट के टूरिज्म को बढ़ावा देना भारत से, और उससे भी उनको काफी फर्क पड़ सकता है। और चौथी चीज यह है कि जरूरी नहीं है कि जो एक्स अमाउंट वो इम्पोर्ट करे हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि जिस जिस कंट्री से हम एनर्जी इम्पोर्ट करते हैं वहां पे ट्रेड डेफिसिट जनरली उन्हीं के फेवर में होता है। तो हमें ये भी देखना है कि अगर हम पैसा जो सरप्लस है उसको भारत में किसी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, विन विन कॉपरेशन होगा दोनों के लिए। तो इस तरह से इसको एड्रेस किया जा सकता है। भारत का रूस से कच्चे तेल के आयात पर यूएस और यूरोप ने आपत्ति जताई है। इनफैक्ट यूएस ने तो नई दिल्ली पर अतिरिक्त टैरिफ भी लगाए हैं, न सिर्फ हम पे टैरिफ लगाए हैं बल्कि रूस की जो दो प्रमुख तेल कंपनियां हैं उनको भी सैंक्शन किया है। आपको लगता है इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है? देखिए इस पर जरूर बात होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और दोनों देशों को रास्ते निकालने होंगे कि किस तरह से हम इस चीज को यूटिलाइज करें, उसका इम्पैक्ट हो, चाहे वो, तो ये आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जरूर बात होगी और लॉन्ग टर्म सप्लाईज के बारे में भी बात हो सकती है दोनों के बीच। राष्ट्रपति पुतिन के डेलीगेशन में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव भी हैं जो अपने काउंटर पार्ट राजनाथ सिंह से मिलेंगे। जो हमारे वेपन्स हैं, जो हमारी आर्मामेंट्स हैं, हम काफी बड़ी मात्रा में रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो इसके मद्देनजर भारत और रूस के रक्षा रिश्तों आप किस नजरिए से देखते हैं और कितना फर्क पड़ेगा इस यात्रा के दौरान, इस विजिट से? जैसा है कि रूस हमारा सबसे डिपेंडेबल पार्टनर रहा है, सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है जहां तक डिफेंस कोऑपरेशन की बात है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात है। लगभग 60% भारत की सेनाओं के पास जो भी इक्विपमेंट है वो रशियन ओरिजिन का है।
लेकिन उसके बाद भी भारत भले ही डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस फिर भी आज की डेट में भी काफी बड़ा इसमें योगदान देता है और कोशिश कर रहा है। 34% लगभग हमारे इम्पोर्ट जो है रशिया से आते हैं। लेकिन रशिया क्या कर रहा है इस वक्त, नए उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, देखिए ऑप सिंदूर में S-400 हो चाहे ब्रह्मोस हो, उन्होंने अपना करतब दिखाया और सबको लगा कि किस तरह से रशियन इक्विपमेंट काम करता है। लेकिन और चीज ये है कि जैसे उनके पास एक 5th जनरेशन लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, उनका फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57, या नई अपग्रेडेड उनकी S-500 मिसाइल है जो डिफेंस जोन में काम आ सकती है। तो वो सिस्टम को भारत में बनाने की बात हो रही है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि वो पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें, पूरे कोड्स वगैरह शेयर करें और उसके बाद में इन्वेस्ट करें। तो भारत जॉइंट वेंचर के तहत, तो भारत इस बात से काफी खुश है कि कोई भी हमारी ये पॉलिसी है कि जो भी हो मेक इन इंडिया हो नंबर 1, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी होनी चाहिए। तो अगर ये होता है और दोनों देशों को लगता है कि ये इक्विपमेंट्स ठीक है और ये जरूरी है, तो ये डील भी साइन हो सकती है। तीसरा ये है कि पिछली बार हमने S-400 के 5 बैटरीज की बात करी थी, लेकिन 3 ही मेरे ख्याल से आ पाई हैं। तो बाकी वो डिलेज जो थोड़ी बहुत हुई हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, उनको कैसे एड्रेस किया जाए। और जो मिसाइल्स हमारी पिछले ऑपरेशन सिंदूर में भी खर्च हुई, कुछ मिसाइल्स को पोर्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसे काफी सारे एरियाज हैं, उसके बारे में धीरे धीरे पता लगेगा जिसके ऊपर दोनों देशों में सहमति बन सकती है। भारत के लिए अपनी स्वायत्तता या ऑटोनॉमी की रक्षा करते हुए पश्चिम यानी कि वेस्ट और रूस के साथ अपने रिश्तों के बीच स्ट्रेटेजिक संतुलन या बैलेंस हम कहें तो उसको बनाए रखना कितना जरूरी है? आपको लगता है कि नई दिल्ली की जो ये बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है उससे ये संतुलन बनाए रखने में हमें लेवरेज मिलता है? जो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये हमारी फंडामेंटल पॉलिसी है और ये वर्चुअली इंडिया के डीएनए में है। तो अगर आपको कभी कभार अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कुछ कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ आज की सरकार प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार है। लेकिन हम रिश्ते सब देशों के साथ चाहते हैं। हमारे जैसे अमेरिका भी कहने को हमारा ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने वो उस तरह की बात नहीं दिखाई जो दोस्तों के साथ दिखाई जाती है, बल्कि भारत के साथ एक बड़ा दोहरा व्यवहार किया है। तो लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आगे भारत जरूर चाहता है कि सबके साथ रिश्ते अच्छे बने रहें। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीबी और अच्छे पर्सनल रिलेशंस हैं, तो इन आपसी रिश्तों का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? तो एकदम पर्सनल इस तरह के ट्रस्टवर्दी रिश्ते होते हैं जहाँ कॉन्फिडेंस एक दूसरे के अंदर में और एक दूसरे की लीडरशिप में आवश्यकताओं के लिए देशों की, वहां पर ये एक बड़ा कैटलिस्ट का काम करता है। तो आपने देखा कि तियानजिन में भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन, वो उनकी गाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी गए उनके साथ में। उससे पहले सोची में एक मीटिंग हुई थी, 10 घंटे तक लगभग दोनों देवता साथ में थे। तो वो एक दूसरे से फ्रैंकली हर तरह की बात कर सकते हैं। आप देखिए कि कौन सा ऐसा लीडर राष्ट्रपति पुतिन को कह पाएगा कि दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, बिकॉज दे ट्रस्ट ईच अदर, दे अंडरस्टैंड कि वी आर फ्रेंड्स। तो असली बात कह सकते हैं, तो उसका फर्क पड़ता है। और ऐसे में क्या होता है कि कोई अगर अड़चन आ रही है किसी इंपॉर्टेंट चीज में, तो उसको आप अगर दोनों आपस में बात करते हैं लीडर्स, तो जल्दी सुलझाया जा सकता है। जी, एक आखिरी सवाल कि क्या भारत रूस के बीच गहरा होता सहयोग पश्चिमी देशों के मुकाबले एक मल्टीपोलर दुनिया के स्ट्रक्चर की ओर बदलाव का संकेत है? देखिए, भारत और रूस के या सोवियत यूनियन के ताल्लुकात हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं और ट्रस्टवर्दी रहे हैं। लेकिन यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज उसको बिल्कुल जीरो सम गेम के रूप में देखते। तो इसलिए मैं समझता हूँ मल्टीपोलैरिटी तो अपनी जगह है ही है और वो बढ़ी रही है धीरे धीरे। लेकिन इवेंचुअली रशिया और यूएस और चाइना के बीच किस तरह की डायनामिक आती है, उसके ऊपर पता लगेगा कि किस तरह का नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। अनिल त्रिगुणायत जी, आपने आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में भाग लिया और इस अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विदेश नीति के विशेषज्ञ पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में